नए साल का तो आगाज हो गया है और अब है बारी बजट की। 1 फेब को आ जाएगा बजट। ठीक उससे पहले हम ये चाहते हैं कि रियल एस्टेट को लेकर इस बार काफ़ी बज़ है मार्केट के अंदर। सरकार की योजना ये है कि अपनी ट्रेजरी भी कम ना हो और लोगों को रिलीफ दिया जाए। उसका सबसे बढ़िया स्ट्रेटजिकली सेक्टर जो हो सकता है वो रियल एस्टेट हो सकता है, चाहे वो फ्लैट्स की बात हो या अफोर्डेबिलिटी को लेकर बात हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस को लेकर बातचीत हो। तो इसलिए जब इन सब चीज़ों की बात हो ही रही है तो फिर हमने भी सोचा क्यों ना उसका कुछ आकलन पहले से किया जाए। इसलिए मैंने देश के कुछ अच्छे बड़े बिल्डर्स को अपने साथ जोड़ा, हाउसिंग फाइनेंस के देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी को अपने साथ जोड़ा और उन सबसे हम बातचीत करके एक व्यू पॉइंट रखने की कोशिश आपके सामने कर रहे हैं कि इस बार के बजट एक्सपेक्टेशंस क्या है। आप जो विंडोज़ में 4 तस्वीरें देखेंगे मेरे साथ, उसमें सबसे पहले आपको प्रदीप अग्रवाल जी दिखेंगे। सिग्नेचर ग्लोबल के एमडी एंड चेयरपर्सन हैं और उन्होंने हमसे बातचीत की है और उनसे हम थोड़ा आइडिया लेंगे कि एक्चुअली में इस बार के बजट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं गिरीश कौसगी हमारे साथ हैं, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं पीएनबी हाउसिंग के। ये देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है हाउसिंग फाइनेंस की। तो उनसे भी हमने एक व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में क्या आ सकता है, क्योंकि उनकी कंपनी डायरेक्टली काफ़ी बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। विमल नादर आपको दिख रहे होंगे, कॉलियर्स के हमारे साथ हैं, रिसर्च हेड है वहाँ पे वो। तो उनका भी अपना एक रिपोर्ट्स आती हैं प्री बजट पोस्ट बजट्स, तो उनका अपना कुछ एनालिसिस है वो हम आपके सामने रखेंगे। और साथ ही उदित जैन भी हमारे साथ होंगे, जो कि वन ग्रुप के एमडी हैं। उनसे हम जरा बातचीत करके थोड़ा और आंकलन करवाएंगे कि एक्चुअली में रियल एस्टेट के अंदर इस समय और क्या चल रहा है। तो दो बड़े बिल्डर्स हो गए, एक रिपोर्ट एजेंसीज हो गई और साथ ही एक देश की एनबीएफसी हो गई। इन चारों से हम जरा बातचीत करेंगे। तो अब बजट आने वाला है, बजट से ठीक पहले हम ये चाहते हैं कि सारी वॉइसेस एक साथ हम आपके लिए लेके आए और इस वॉइसेस में से एक सबसे बड़ी वॉइस है सिग्नेचर ग्लोबल के प्रदीप अग्रवाल जी। उनसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है, दो रीज़न से। पहला रीज़न, एक तो बिल्कुल फैक्चुअली डाटा से बोलते हैं और सारी बात बिल्कुल स्पष्टता से बोलते हैं, और दूसरा वो कंज्यूमर्स के हित में हमेशा रहते हैं, चाहे वो सरकार से क्वेश्चंस पूछने को हो या उनके सामने मैंडेट रखने का हो या फिर वो अपने ही प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ हो। तो कंज्यूमर्स उनके लिए सर्वोपरि होता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना प्रदीप सर को पहले से ही जोड़ के थोड़ा बजट की एक्सपेक्टेशन समझे कि इंडस्ट्री की मांग क्या है और पर्टिकुलरली नॉर्थ के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ स्पेशल एग्रीमेंट या कुछ स्पेशल डिमांड तो नहीं है। पहले तो प्रदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है और मैं थोड़ी माफ़ी भी चाहूँगा, आपका व्यस्त शेड्यूल में से मैंने समय आपसे ले लिया। प्रदीप सर, पहले तो मैं बजट पे सबकी उम्मीदें दो हिस्सों से हैं। पहला, एक तो थोड़ा डिस्क्रिशनरी यानी कि डिमांड कम ना हो, सरकार के लिए चैलेंज है। इस बार बजट में शायद डिमांड को बढ़ाए रखने के लिए कुछ न कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे। दूसरा, सरकार चाहती है उसकी गुल्लक में पैसे भी कम ना हो और रियल एस्टेट बहुत बड़ा पैसा डालता है, वो भी कम नहीं होना चाहिए। ये तालमेल कैसे बैठेगा सर? तो नमस्कार डिम्पी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर उन्हें काम करना है, लेकिन अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है ये देश की जो जीडीपी है उसमें एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। क्योंकि आप ये देखिए, इस देश की जीडीपी में लगभग 8% से भी ज्यादा का जो योगदान है वो रियल एस्टेट का है। और अगर हम किसी भी देश की बात करें तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रियल एस्टेट है, जब तक वो बेहतर नहीं होगा तब तक उस देश को कहीं ना कहीं विकसित देश नहीं माना जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हम भारत को डेवलप कंट्री बनाएंगे, तो मुझे लगता है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरत होगी वो घरों की है। और घरों को बनाने का जितनी भी उसके बीच में आने वाली जो हर्डल्स है या जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती हैं, मुझे लगता है वो इस बजट में वित्त मंत्री जी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा इस बार वो अपने बजट में जरूर एक कॉमन मैन को कुछ दे रहे होंगे। कुछ चीजें अगर मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करूं तो जिसके अंदर इंडस्ट्री स्टेटस का जो दर्जा है वो काफी टाइम से, अगर आप पिछले जो 2-3 बजट के इंटरव्यू भी अगर रिपीट करें तो वो सिमिलर ही लाइन पर होंगे कि जो इंडस्ट्री स्टेटस है वो मुझे लगता है अब दे देना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जो पैसा चाहिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर, जो इंटरेस्ट लगता है वो अभी काफी ज्यादा हायर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा हेल्पफुल होगा फॉर द रियल एस्टेट डेवलपर्स। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस बार जो एक्सपेंडिचर देने वाले हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार भी वो कुछ ना कुछ काफी बड़ा नंबर इसमें बढ़ाकर देंगे, क्योंकि उसके बिना तो रियल एस्टेट का भी कोई लॉजिक नहीं है आगे जाने का। क्योंकि जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके किनारे बनने वाले जो शहर है वो बनने आसान होंगे। दूसरी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कस्टमर की जेब पर डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं, जिसके अंदर जो एक फर्स्ट टाइम होम बायर है, उस फर्स्ट टाइम होम बायर को अगर हम जो स्टैम्प ड्यूटी है उससे एग्जेम्प्ट कर पाए, तो एक ऐसा जो कॉमन मैन जिसके लिए अगर वो 50 लाख रुपए का भी घर खरीद रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाली जो स्टैम्प ड्यूटी जिसकी कॉस्ट लगभग 2.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए उसे पड़ती है, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उनके ऊपर लगने वाली जो जीएसटी है, मुझे लगता है ये दो चीजें तो मिनिमम है, बियर मिनिमम, इनको जरूर फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। बाकी विश लिस्ट बहुत लंबी है, इंटरव्यू में जैसे जैसे आप आगे पूछेंगे मैं जरूर जवाब दूंगा। प्रदीप सर, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। एक तो इंडस्ट्री का स्टेटस चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट रेट का छूट चाहिए, तीसरा आप स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी पे थोड़ी राहत चाहते हैं। एक चौथी चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, शायद उसमें भी बातचीत नहीं हो पाती है, वो है अफोर्डेबिलिटी। और आपको पता ही है, आपने उसी अफोर्डेबिलिटी के साथ तो पूरा गुड़गांव में अच्छे से सेटअप भी किया है। ये अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन चेंज हो, इसको लेके कुछ अलग से रिबेट दी जाए, इस अफोर्डेबिलिटी का कुछ साइज़ चेंज किया जाए, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं सर बिल्कुल, आपकी? देखिए आप अगर एक चीज को बिल्कुल ईमानदारी से समझें तो जो पिछले 3 से 4 साल में जो रियल एस्टेट में जो प्राइजेस हैं वो काफी ज्यादा ऊपर गए हैं। एंड जो आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है वो केवल 45 लाख रुपए तक के घर और 60 मीटर से 90 मीटर तक के घर जो है वो इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। जबकि जेन्युइन बात यह है कि आज अगर आप मेट्रो सिटी या जो आउटर ऑफ द मेट्रो सिटी है उनके एरिया में ये बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि 45 लाख रुपए में किसी भी घर की अवेलेबिलिटी है। तो इस टिकट साइज को बढ़ाने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको कम से कम 75 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए करना चाहिए। आप देखिए कि अगर आप दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली के जो सटे हुए एरिया जिनके अंदर नोएडा या गुरुग्राम है, आज अगर वहां पर 1,000 स्क्वायर फीट का घर जिसका जो कारपेट एरिया लगभग 60 मीटर के नियर अबाउट ही आता है, जो 900 स्क्वायर फीट के नियर अबाउट घर है, उसकी मिनिमम से मिनिमम कीमत जो है वो 80-90 लाख रुपए है। तो ऐसे में कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग घर प्रोवाइड कराए जा सकते हैं 45 लाख की डेफिनेशन में? मुझे लगता है इसको दोबारा से रिकंसीडर करने की जरूरत है। और एक चीज जो इसके अंदर है, आज जो इसके अंदर होम लोन के ऊपर एक इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलती है, जो 2 लाख रुपए की सब्सिडी काफी सालों से है, उसको अब बहुत ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है, लगभग मिनिमम से मिनिमम 5 लाख रुपए। क्योंकि आप ये देखिए कहीं ना कहीं सैलरीड क्लास जो है वो हर तरीके से टैक्स भी पे कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे टैक्स पे कर रहा है। तो अगर उसे कुछ रिलीफ मिलेगा तो कम से कम वो घर का सपना देख सकता है। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, देखिए जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो इस देश के इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा जो नौकरी है पूरे साल में वो इससे जनरेट होती हैं। लगभग 200 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली इससे लिंक्ड है। एंड बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बहुत तरीके से आता है, जिसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी और भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है पूरे इकोसिस्टम में रन होती हैं, उसके थ्रू आता है। तो जब इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेटर कोई अगर इंडस्ट्री है, तो मुझे लगता है ओपन हार्टेड हमारी वित्त मंत्री जी को उसको जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए। और जो भी ऐसी ये हमारी जो चीजें, इससे गवर्नमेंट को कोई इंपैक्ट भी नहीं होने वाला है। आप ये देखिए अगर इंडस्ट्री स्टेटस जाता है तो मुझे नहीं लगता उससे गवर्नमेंट को कोई किसी भी तरीके का सर रेवेन्यू के ऊपर नुकसान होने वाला है। अगर फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ अगर रिलीफ दे भी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू के ऊपर कोई इंपैक्ट डालने वाला है। तो आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल जो है बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और साथ में जरूर मुझे लगता है वित्त मंत्री जी और उनके जितने अधिकारी हैं जरूर कहीं ना कहीं इनको देखते होंगे, तो मेरा उनसे
हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उनके लिए ये जो पॉलिसी है दोबारा से रिडिजाइन होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो कि जो एक कॉमन मैन है उसके चेहरे पे मुस्कान आ सके। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वॉइस मंत्रालय तक पहुंचाएं। इसलिए हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं उन सब वीडियोस में खुद एफएम को भी टैग कर रहे हैं ताकि उन तक किसी ना किसी तरह से वॉइस पहुंच जाए। प्रदीप सर, फिर भी मैं एक छोटा सा हाइपोथेटिकल कंडीशन आपसे पूछना चाहता हूं। जो भी चीज़ें हमने अब तक डिस्कशन की है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट पे डिबेट हो, स्टैम्प ड्यूटी की रिलीफ हो, अफोर्डेबिलिटी वाला मैटर हो, या फिर इंडस्ट्री का स्टेटस हो, मान लीजिए कोई डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है तो डिमांड कम तो नहीं हो जाएगी ना सर रियल एस्टेट में? मैं थोड़ा ये पता करना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा क्रूशल है इस समय नहीं, पता करना। आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है। देखिए, हर चीज को करने का ना एक वक्त होता है। आज हमारी जो देश की जिस तरीके से इकोनॉमी रन कर रही है, लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है वो भी इंक्रीज हुआ है। रियल एस्टेट मार्केट जो लास्ट डिकेड के अंदर काफी ज्यादा जिसने स्ट्रगल किया था, आफ्टर रेरा रिजीम वो काफी ज्यादा बेहतर हुआ है, और अब बहुत सीरियस डेवलपर इसके अंदर आकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर राइट टाइम पर राइट चीजें की जाए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और दूसरी चीज, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर आज किसी चीज को प्लान करते हैं तो उसका जो डिलीवरी टाइम है वो भी 4 से 5 साल मिनिमम है। तो आज मुझे लगता है अगर चीजें डिजाइन करने में देर किया जाएगा तो देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अगर ये आएगा तो केवल यही होगा कि हाउसिंग सप्लाई की जो है वो शॉर्टेज बनी रहेगी, और जो प्राइजेस हैं वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहेगा। एंड आप जानते हैं कि जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, जो सैलरीज हैं या जो कॉस्ट लेबर कॉस्ट है वो अगर इंक्रीज होती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं जो एक कॉमन मैन के हाथ से उस मकान का सपना दूर होता चला जाएगा। तो आपके माध्यम से यही मेरा कहना है कि राइट टाइम पर अगर इसे इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले टाइम में, जो 20-25 साल का जो टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है 2047 का, उस तक हर परिवार को एक घर जरूर मिल पाएगा। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है प्रदीप सर, और ये बात सच भी है। ये आप रोज़ एक्सपीरियंस भी करते हैं, जिस समय आपको भूख लगी हो और उस समय आपको खाना मिल जाए तो खैर खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अब मैं अपने से बातचीत आपकी कराऊंगा पीएनबी हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ गिरीश कौसगी जी से। गिरीश सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे आपके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। पहले तो एक बार नंबर्स पे आपका टेक, फिर मैं करता हूँ बजट की बात। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो को बुलाने के लिए। क्वार्टर 3 बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारा ग्रोथ गाइडेंस था रिटेल के ऊपर 17%, हम लोग 17.5% पहुंच चुके हैं। वो पहला एग्जैक्टमेंट था, क्योंकि हम लोग भी पहले सोचा मार्च तक 17% होगा, बट दिसंबर तक 17.5% हो गया। दूसरा चीज़, ये साल तीनों क्वार्टर में कुछ ना कुछ इश्यूज थे। Q1, Q2, Q3, और इंडस्ट्री भी थोड़ा स्लो ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि Q1 में इलेक्शंस था, फिर Q3 में 3-4 स्टेटों में बहुत प्रॉब्लम था विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, क्लाइमेट, इलेक्शंस, ऑल दोस थिंग्स। सो बहुत ही टफ क्वार्टर था फर्स्ट 9 मंथ्स, बट पीएनबी हाउसिंग Q1, Q2, Q3 बहुत अच्छा किया। दूसरा क्या है, हमारा निम, हमारा गाइडेंस था 3.5%। पिछले 4-5 क्वार्टर से हम लोग 3.6 अराउंड दैट नंबर मेंटेन कर रहे थे। बहुत ही मुश्किल था टू मेंटेन दैट, बट Q3 में 3.68 से 3.7 पहुंच गया। ये दूसरी बात है। तीसरा, हमारा YoY डिसबर्समेंट ग्रोथ 31% है। ये साल मैंने बोला था बहुत मुश्किल था, इन स्पाइट ऑफ दैट 31% ग्रोथ था, वो भी अच्छा चीज़ है। GNPA मार्च 2022 8.13 था, एंड लास्ट आई थिंक 3 क्वार्टर्स बैक तक बहुत कम हो गया था। सो GNPA ठीक है, 6 बिप्स कम हो गया, वो इतनी बड़ा, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग थिंग, इतना बड़ी बात नहीं है। बट हमारा पैट ग्रोथ ऑफ 43%, डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ 31%, बुक ग्रोथ ऑफ 17.5%, हमारा निम स्टेबल है, हमारा क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है 19 बिप्स, पिछले क्वार्टर में नेगेटिव 24 बिप्स था। ये सब आई थिंक दिस आर गुड थिंग्स, सो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक।
जी, बिल्कुल आप ट्रैक पे ही हैं और मेरे को दिख भी रहा है, उससे नंबर्स में भी दिख रहा है और एक्चुअली वो बैलेंस शीट्स में भी दिख रहा है। गिरीश सर, क्योंकि अभी इवेंट से हम ठीक पहले खड़े हैं और इस बार ना काफ़ी बज़ है कि गवर्नमेंट थोड़ा डिस्क्रिशनरी इनकम को बढ़ा सकती है, टैक्स रिजीम को थोड़ा रैशनलाइज करेगी और उसमें रियल एस्टेट एक चीज़ हो सकती है। आप रियल एस्टेट के एंसिलरीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस में हैं। मेरे को बताइए सर, इस बार की आपकी बजट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री कर सकती हैं इस बार, स्पेशली आपकी कंपनी और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग? क्या कर सकते पता नहीं, क्या शायद होना चाहिए वो मैं बोल सकता शायद नो कंस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ा हाँ, जीएसटी कम किया तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप बता सकते हैं सर। सो आई थिंक कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो जीएसटी लगाते हैं वो थोड़ा कम हुआ तो वो आई थिंक दैट विल बी गुड। दूसरा, अभी क्या हुआ, पीएमएवाई स्कीम, इंटर सब्सिडी स्कीम है ना, पीएमआई 2.0 इंटर सब्सिडी स्कीम, इसके कारण से डिमांड बहुत बढ़ गया। ये स्कीम चालू हुआ सितंबर 1। 4 महीने में, सितंबर टू दिसंबर 4 महीने में पीएनबी हाउसिंग लगभग 5,000 कस्टमर को डिसबर्स किया लोन्स, अमाउंट 675 करोड़। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिमांड इतना ज़बरदस्त है, स्पेशली इन अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग। सो बजट में ऑन द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑन होम लोन, उसका लिमिट थोड़ा बढ़ा दिया तो वो थोड़ा हेल्प होगा। तीसरा चीज़, आज का तारीख में लॉट ऑफ डेवलपर्स लग्जरी, सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अफोर्डेबल के ऊपर उतना फोकस नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स का वायबिलिटी नहीं बनता है। सो some kind of tax swaps on developers focusing on affordable projects, वो थोड़ा हेल्प होगा इंडस्ट्री के लिए। हमारा फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल बिजनेस हम लोग लिटिल ओवर 2 years बैक चालू किया। पहला मंथ 2023 जैन में 5 करोड़ किया एंड मार्च 24 तक हमारा बुक था 1790। ये साल में फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर, 9 मंथ्स के अंदर हमारा अफोर्डेबल बुक डबल हो गया। अभी हमारा अफोर्डेबल बुक है 3,838 करोड़। हमारा टोटल रिटेल बुक 70,750 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। सो ऑल दिस शॉप्स वुड फर्दर प्रोपेल डिमांड, इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छा होगा। नहीं सर, ये एग्जैक्टली आपने मेरे दिल की बात छुई है और मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कई कल बिल्डर से बातचीत की, इंटरव्यू किया, तो उन सबका भी ये कहना है कि भाई अफोर्डेबिलिटी को मारो मत, अफोर्डेबिलिटी को किसी तरह से जिंदा रखो। ये सबका कंसेंसस व्यू होना चाहिए कि उसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, बिल्डर्स भी रोल प्ले करें कि खाली लग्जरी करके अफोर्डेबिलिटी को छोड़े नहीं, क्योंकि सबका बेस अफोर्डेबिलिटी ही है, खासकर इंडिया में। गिरीश सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और, मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत भी निराशा अगर बजट से हाथ लगती है एनी हाउ किसी भी तरीके से, तो जो रियल एस्टेट डिमांड है टायर 2 सिटीज़ में, टायर 3 सिटीज़ तक भी पहुंच गई है, टायर 1 में तो खैर है ही, ये कहीं स्लो डाउन तो नहीं हो जाएगी? ये मैं आपका एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली डिमांड स्लो डाउन नहीं हुआ। सो डिमांड रोबस्ट है। चारों सेगमेंट, सुपर प्राइम, प्राइम, इमर्जिंग और अफोर्डेबल, पूरा चारों सेगमेंट में डिमांड ज़बरदस्त है। डेवलपर का लैंग्वेज में सुपर लग्जरी, मिड साइज अपार्टमेंट्स, वो सब जगह ज़बरदस्त है। अफोर्डेबल में डेवलपर का रोल थोड़ा कम है क्योंकि वायबिलिटी नहीं है, नहीं तो डिमांड ज़बरदस्त है। ये साल पहले 9 मंथ्स में कुछ ना कुछ इश्यूज थे, इलेक्शंस था, हीट वेव था, देन 2-3 स्टेट्स में इलेक्शंस फिर से था, स्टेट इलेक्शंस था, और क्लाइमेटिक कंडीशन था, और 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेंज किया, वो थोड़ा डिले हो गया। इसी कारण से थोड़ा नंबर कम दिख रहा है। पिछले 2 साल में मॉर्गेज इंडस्ट्री ग्रोथ 13 to 14% था। ये साल शायद 1% कम हो सकता है, बट डिमांड ज़बरदस्त है। एंड पीएमएवाई इसमें 5 साल के अंदर लगभग 1 करोड़ कस्टमर को बेनिफिट होगा। सो कस्टमर को 4% इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट होगा। आप मान लो इंटरेस्ट रेट 12% है, सो कस्टमर को होगा 8%। सो डिमांड ज़बरदस्त है। दैट मीन्स हर साल 20 लाख कस्टमर्स को बेनिफिट होगा। सो डिमांड इज़ क्वाइट गुड। बजट में किया तो और डिमांड इंक्रीज़ होगा, बजट में शायद नहीं किया तो डिमांड को इम्पैक्ट नहीं होगा।
गिरीश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच। और आपसे जल्दी मुलाकात होती रहेगी। और अच्छा छोटा सा एक आपसे मैं एक कमिटमेंट भी लेना चाहता हूँ, बजट के दौरान हम आपको थोड़ा फ़ोन करेंगे, आपसे थोड़ी इंटेलिजेंस लेंगे तो आप दे दीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, बजट से कुछ भी होता है तो। थैंक यू वेरी मच गिरीश थैंक यू, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उसके बाद हम आपके सामने दो मेहमानों का और परिचय कराऊंगा मैं आपसे। एक होंगे हमारे साथ विमल नादर, कॉलिनियर्स के हेड ऑफ रिसर्च हैं, उनसे बातचीत होगी। साथ ही उदित जैन से बातचीत होगी जो कि वन इंडिया ग्रुप से हैं, हमारे साथ हैं। इन दोनों का भी व्यू पॉइंट ब्रेक के बाद आपको रखूंगा आपके सामने। की डेफिनेशन चेंज हो, इसको लेकर कुछ अलग से रिबेट दी जाए, इस अफोर्डेबिलिटी से ही एक ही सवाल होगा मेरा, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है सर, इस बार की बजट की उम्मीद क्या है? विमल पहले आपसे शुरू कर रहे हैं, आप बजट को इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या उससे उम्मीदें हैं, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर? इस बार जो बजट 2025 है, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक हमारे असेसमेंट के हिसाब से तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक अफोर्डेबिलिटी, दूसरी बात है पॉलिसी सपोर्ट, और तीसरी है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू मोर ग्रेटर हाउसिंग फाइनेंस। अभी ये तीन जो पिलर्स हैं, ये तीन पिलर्स डिमांड साइड एज वेल एज सप्लाई साइड के इर्द गिर्द रहेगा। सो फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस रहा है काफ़ी सालों से, काफ़ी बजट में। उसके बावजूद आई थिंक जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो अभी तक प्राप्त पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो इसी वजह से आई थिंक वो फोकस बरकरार रख के इनफैक्ट ज़्यादा एम्फोसिस ज़रूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग पे। शुरू से अगर हम बात करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेशन है, ये मुद्दा काफ़ी टाइम से, वक्त से चला आ रहा है। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज डेफिनेशन है अराउंड एरिया, डेफिनेशन है अराउंड टिकट साइज, एंड अगेन प्राइस वेरी करता है हर एक मार्केट में, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टू बिगिन विद। फिर काफ़ी सालों से वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है उसको रिवाइव करने की बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को रिवाइवल करने की। अ, फिर टैक्स हॉलिडेज इंट्रोड्यूस किए गए थे पिछले कुछ सालों पहले ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। कहीं ना कहीं इन सम वे ये टैक्स हॉलिडेज की ज़रूरत है। सम कंसेशन, सम incentives फॉर डेवलपर्स दैट विल ऑल्सो फिर कॉस्ट भी लोअर करेगा फॉर बायर के लिए। सो फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव ये एम्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग और टैक्स कंसेशंस बात करें तो 80EE था फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, उसको रीइंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक एडिशनल इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता था ओवर एंड अबाउट 2 lakhs। तो आई थिंक ये बजट में इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स जो चल रहा है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट होके इस हद तक हो कि देर इज सीमलेस डेवलपमेंट। और ये जो छोटे टियर 2 सिटीज या इमर्जिंग सिटीज हम बात कर रहे हैं, ये भी ग्रोथ इंजन के तौर पे काम करेगा। तभी आई थिंक जो टारगेट सेट किया है हमने विजन 2030 तक $1 ट्रिलियन का रियल एस्टेट मार्केट, आई थिंक तभी वो उस डायरेक्शन में एटलीस्ट काफ़ी काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा। विमल शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और एक व्यू पॉइंट रखा। उदित आपसे भी यही सवाल होगा, आपका व्यू पॉइंट, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बार के बजट से, मैडम क्या कर सकती हैं? हमारी ये है एक्सपेक्टेशन कि जो इस बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होने से जो एक अफोर्डेबिलिटी का एक फैक्टर जो प्रधानमंत्री जी ने पुश करा था 2018 में, 2019 में, वो अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं पे वो गुम हो गई है। वो अफोर्डेबिलिटी को वापस एक बार लेकर आया जाए, और क्योंकि कॉस्ट बढ़ चुकी है, आज वो 2019 में 45 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की एक वो रखी थी, अब वो इंक्रीज करके उसको कम से कम 60 लाख से लेके 90 लाख रुपए और 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से ऊपर का लेके जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में, वहां पे 1 करोड़ से कम कोई भी आपको अफोर्डेबल यूनिट, एक 2 BHK या 3 BHK कोई आदमी लेना चाहे तो उसको नहीं मिलता है। 10 से 15 साल पहले 2 लाख रुपए की ये बनाई गई थी स्कीम, और अभी वो बिल्कुल उसमें इंक्रीज नहीं हुई है। जैसे अगर हम हर साल का माने कि इंडेक्सेशन होती है, तो इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग भी ये आज कम से कम 5 लाख रुपए बन जानी चाहिए थी।
एक तो ये फैक्टर है, और दूसरा है कि अब हमारा बहुत सारी जगह एक स्टैम्प ड्यूटी की रैशनलाइजेशन नहीं हुई हुई है। स्टैम्प ड्यूटी कई जगह पे सर्कल रेट सरकार का सर्कल रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की कम है। हालांकि ये स्टेट सेंटर का विषय नहीं है, ये स्टेट का विषय है, बट फिर भी एक सेंटर से इस चीज़ को पुश दिया जा सकता है कि वो स्टेट्स को पुश दें कि आप सब अपनी इसको रैशनलाइज करें, और जैसे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी मिले जिन सिटीज़ में ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जांपल यूपी में अगर हम बात करें, बहुत सारे सिटीज़ हैं, जैसे आगरा हो गया, अपना मथुरा हो गया वहाँ पे, या फिर हम राजस्थान में बात करें तो वहाँ पे भिवाड़ी है, अलवर है। वहाँ पे बहुत बड़ा एक मिसमैच है सर्कल रेट को लेके और मार्केट रेट को लेके। तो मार्केट रेट के को मद्देनजर रखते हुए उनको सर्कल रेट को रैशनलाइज कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, जिससे कि लोग एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करें। और स्टैम्प ड्यूटी की चोरी तो उससे हो ही नहीं सकती, स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी, और ऊपर से जब ट्रांजैक्शंस होगी तो लोग उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन होगी तो जीएसटी का उनको, सरकार को भी उससे इनकम आएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस आपसे मुलाकात होगी। तो हमने एक कंसोलिडेटेड पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश की, जिसमें एक रिसर्च एजेंसी थी, इसमें एक एनबीएफसी थी, इसमें दो बड़े बिल्डर्स थे, ताकि आपको एक व्यू पॉइंट लग जाए कि इस बार के बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आ सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। अगला कार्यक्रम भी हम बजट से ही जुड़ाव लेके आएंगे, और बजट की कवरेज को देखना ना भूलिएगा ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।